आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का ये चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 का ये भाग 3 है। अब हम लोग चैप्टर 5 में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। भाग 1 और भाग 2 में बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इससे पहले वाला चैप्टर और मतलब 5 से पहले वाला चैप्टर और भाग 1 और भाग 2 5 चैप्टर का भाग 1 और भाग 2 इसी वीडियो के नीचे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी वो सारे चैप्टर देख सकते हैं। अब हम लोग भाग 3 में क्या पढ़ेंगे और आज हम लोग आपको पता है कि ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग का ये ऋग वैदिक काल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। एक और बात समझिए, आप लोगों को लगता होगा कि ये चैप्टर इतना लंबा क्यों जा रहा है। देखिए लंबा इसलिए जा रहा है ताकि हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा अच्छा से पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ना। अब देखिए हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ने का 2-3 को फायदा हो जाता है। एक तो आप किसी को बहुत अच्छा से बेहतरीन तरीका से पढ़ा सकते हैं हिस्ट्री। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको यूपीएससी या बीपीएससी के एग्जाम देना होगा तो क्या कर सकते हैं, उसमें हिस्ट्री अगर ऑप्शनल लेंगे तो लगभग सब कवर हो जाता है आपका। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का जितना भी सिलेबस होता है, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल लेंगे ना तो उसमें देखिए सिलेबस क्या क्या होता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास, ये तीनों भाग होता है। और विश्व इतिहास में ज्यादा कुछ नहीं, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बताइए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जब हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत होगा? ये सब यही तो पढ़ना होता है हिस्ट्री में, और कुछ नहीं पढ़ना होता। तो अगर यहाँ से अच्छा से सिलेबस कवर कर लेते हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा होता है। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। और एक बात, नेट और जीआरएफ का जब एग्जाम देते हैं तो उसमें भी हिस्ट्री, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है और हिस्ट्री को विस्तार से पढ़े हुए रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं और समझते हैं। वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में आपको पता है कि किसी के जीवन के बारे में अगर समझना है तो क्या करते हैं, किसी के जीवन के बारे में अगर उस समय के अगर इतिहास के लोगों के जीवन के बारे में, किसी राज्य के राजा के जीवन के बारे में अगर समझना है तो हम लोग क्या समझते हैं, उसका राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और उसका जो आर्थिक जीवन होता है आर्थिक जीवन समझ लेते हैं। बस इतना कुछ समझ लेंगे, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक और सामाजिक जीवन अगर समझ लेंगे तो उस व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। तो हम लोग इसके राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में पहले ही हम लोग समझ लिए थे कि इनका समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। तो चलिए राजनीति की स्थिति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। ये ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में और ये लोग बहुत बड़े हो जाएंगे और राजा बड़े बड़े होने लगेंगे। अभी तो ये छोटे राजा हैं। राजनीति की स्थिति, ये कबीलाई व्यवस्था था। कैसा व्यवस्था था? कबीला के रूप में ये लोग रहते थे, छोटे छोटे कबीला बनाकर ये लोग, ये कबीला बनाकर मान लीजिए कबीला हो गया और गांव के रूप में मान लीजिए अस्थाई अब कबीला रहने लगा। कबीला पहले क्या होता था कि ये लोग ऊंट, घोड़ा, गाय और बकरी ये सब पालते थे। तो क्या होता था कि ये लोग ये अगर पशुपालन पर सिर्फ निर्भर रहते थे तो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह तीसरे जगह जाते रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग खेती करने लगे थे। क्योंकि हम ये किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। और ऋग वैदिक काल का समय हम कब से कब तक बताए हैं? ऋग वैदिक काल का समय, ऋग वैदिक काल, वैदिक काल का समय हम बताए हैं ऋग वैदिक 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। तो लगभग 500 साल का समय हुआ ना, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। तो शुरुआती दौर में तो ये लोग पशुपालक थे, पशुपालन करते थे छोटा मोटा, और धीरे धीरे क्या हुआ, 500 साल की बात है। तो शुरू में जैसे पशुपालक रहेंगे, क्या 500 का अंतिम समय तक पशुपालक ही रहेंगे? नहीं, धीरे धीरे ये लोग क्या हो गए, कृषि की तरफ बढ़ने लगा। जब कृषि की तरफ ये बढ़ने लगे तो ये लोग अस्थाई जीवन, एक जगह रहकर खेती करने लगे। और जब एक जगह खेती करने लगे तो सभी लोग एक ही जगह रहने लगे और इनका छोटा सा कबीला अब गांव का रूप लेने लगा और गांव बसने लगे। और गांव के, अब आपको पता भी है, जो कबीला का प्रमुख होता था अब गांव का प्रमुख होने लगा। उसको राजन शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में, उसको राजन शब्द कहा गया। ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है, राजन यानी कि राजा। अब देखिए कबीलाई व्यवस्था से ये लोग क्या राजन वाले व्यवस्था नहीं, राजा वाला व्यवस्था पहुंच गए। कबीलाई व्यवस्था में प्रमुख होता उसी को राजन कहा जाने लगा। अब क्या होता था, इसका प्रमुख कौन होता था? ये वंश के आधार पर प्रमुख नहीं, राजा कैसे बनाए जाते थे, वंश के आधार पर नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा नहीं।
उसमें चुनाव होता था और एक समिति होती थी। और एक बात समझिए, कबीलाई व्यवस्था के बाद जब गांव बनने लगे तो गांव के बाद अब क्या हुआ, जब राजा बनने लगे तो एक बड़ा सा समूह का नेतृत्व करना पड़ा ना राजा को। तो राजा अकेले इस बड़ा सा समूह का नेतृत्व नहीं कर सकता था, इसीलिए इस व्यवस्था में एक समिति बनाया गया। समिति, अब समिति क्या होता था, समिति का बहुत ज्यादा पावर होता था। समिति में इसी गांव के बहुत जो बहुत अच्छा ठीक ठाक ज्ञानी लोग होते थे, थोड़ा ज्यादा आसपास के उनको नॉलेज है या थोड़ा ताकतवर है, ऐसे करके कुछ संख्या में 15 से 20 लगभग, अब ये संख्या इसमें नहीं लिखा गया है, कुछ संख्या में जैसा मान लेते हैं कि 15 से 20 लोग एक समिति में थे। ये समिति का बहुत ज्यादा पावर था। पावर इतना था ना कि राजा को हटा सकते थे और राजा को किसी नए को राजा बना सकते थे। राजा का चुनाव होता था। चुनाव किस आधार पर होता था, पहले तो ये देखा जाता था, पहले क्वालिफिकेशन ये होता था कि आपको पहले योग्यता चाहिए। कोई भी एग्जाम देना हो तो एग्जाम देने से पहले उसको योग्यता होती है कि आपको 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और भी योग्यता देखी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में आपका एग्जाम लिया जाता है। पहले तो योग्यता देखी जाती है कि आप में योग्यता 12th पास है या 10th पास है या जो भी योग्यता उस एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी के लिए आपको या बीपीएससी के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यूपीएससी में तो अंतिम साल जब अपियरिंग में रहते हैं तो उसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी में पूरी तरह से ग्रेजुएट होना चाहिए तभी उसका फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक वैसे ही राजा बनने के लिए इनकी राजा की योग्यता क्या रखते थे ये लोग, पहले तो शारीरिक रूप से आप ताकतवर होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर होना चाहिए, तब राजा के आप बनने के प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर, क्योंकि राजा को यहाँ पर युद्ध भी करना पड़ता था। हम समझाएंगे कि राजा को युद्ध कैसे करना पड़ता था। पहले राजा बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ताकत होना चाहिए। दूसरा बात, आप में समझदारी ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब आसपास के आपको समझदारी, अपने पड़ोसी जो गांव है उसकी समझदारी होनी चाहिए, उनकी ताकत का आपको अंदाजा होना चाहिए। उनकी ताकत का अंदाजा होना चाहिए कि सामने वाला की ताकत कितना है। ये नहीं कि अपने पास 1000 सैनिक है, उनके पास 10,000 लड़ने चल जाए, ऐसे ही पता चलेगा कि शहीद होकर उधर से आ गए, तो ऐसा नहीं। इनको क्या था कि अपने आसपास की समझदारी होनी चाहिए। और उसके बाद समिति के आपके व्यवहार, क्योंकि गांव में रहेंगे तो गांव के लोग आपके व्यवहार के बारे में जानते हैं ना। कि और एक बात, इसी गांव के राजा होने चाहिए, नहीं कि दूसरे गांव के आकर चाहे कि हम ताकतवर हैं, ये इस गांव का आया कहे कि हम ताकतवर भी हैं, हम मानसिक रूप से सब ठीक है तो हमको राजा बनाओ, तो नहीं। राजा बनने के लिए इसी गांव से होना चाहिए। और आपके आचरण, आपका आचरण यानी कैरेक्टर ये 15-20 को जो समिति में होते थे ये देखते थे कि आप ताकतवर भी हैं, ये सब है ना, तो उसके बाद आपको आचरण देखा जाता था कि शुरू से बचपन से आप कैसे आचरण में गांव में रहे हैं। क्या आप जनता की भलाई करेंगे कि अपना सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, ये आपका आचरण देखा जाता था। क्योंकि ये भी गाँव वाले होते थे और आप भी गाँव के थे। क्या गाँव के व्यक्ति आपके बारे में, या आपका शहर का व्यक्ति या आपके घर के व्यक्ति आपके बारे में नहीं जानते। आपके घर वाले भले आपके बारे में कम जानते हो, लेकिन गाँव वाले बेहतरीन ढंग से जानते हैं कि आप कितने में हैं, आपका आचरण कैसा है, क्या है। तो बताइए, एक स्वच्छ राजा का चुनाव होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर स्वच्छ राजा का चुनाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले आपको ताकत देख ली जाती है, मानसिक स्थिति देख ली जाती है, सब ठीक है। उसके बाद समिति आपका आचरण देखता है, तो गांव के है, ये भी गाँव के है, आप भी गाँव के हैं, एक ही गांव के है, तो आचरण अगर अच्छा होगा तो राजा बना देते थे। अब देखिए, राजा बनने के बाद अगर आप पलट गए मतलब राजा बनने के बाद उल्टा पुल्टा काम करने लगे, तो समिति का पावर होता है कि आपको वहीं उसी समय आपको राजा के पद से हटा देगा। समिति का इतना ज्यादा पावर होता था। तो यहाँ पर अब चलने लगा ये समिति मान लीजिए किसी को राजा बना दिया, आचरण देखकर सब कुछ करके राजा। अब राजा का जो कार्य, अब देखिए राजा का कार्य क्या होता था, क्या राजा करते थे? युद्ध करना, मुख्य रूप से युद्ध कैसे करना, 2 तरीका के लिए। पहला बात की अपने गांव, अपने जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करना। एक छोटी सी सेना भी रखते थे ये लोग। तो ये क्या था, अपने गांव की सुरक्षा करना। किससे सुरक्षा करना है? बाहरी आक्रमण से। ये देखिए क्या आपस में लड़ जाते थे ये लोग, ये वो गांव हुआ, ये दूसरा गांव हुआ, तो ये आपस में लड़ जाते थे। तो बाहरी गांवों से सुरक्षा करने की जिम्मेवारी राजा का होता था, यानी मुख्य रूप से राजा का युद्ध करने के कारण। साथ में क्या होता था कि राजा दूसरे गांवों पर भी आक्रमण करता था। ये राजा मान लीजिए ताकतवर है, दूसरे गांव पर आक्रमण करके, और मुख्य रूप से ये आक्रमण और युद्ध 2 ही कारणों से होते थे। गाय के लिए, पहला तो गाय के लिए युद्ध करते थे ये लोग, क्योंकि उस समय के सबसे ज्यादा संपत्ति अगर माने तो गाय को ही सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी, क्योंकि ये लोग पशुपालक थे और पशुओं को ज्यादा, ये लोग जो पशु थे उनको ज्यादा वैल्यू देते थे। तो युद्ध किसके लिए होगा? पशु के लिए। और पशु के साथ साथ ये चारागाह के लिए भी युद्ध करते थे। चारागाह
ये युद्ध क्यों करते थे? चारागाह, यानी कि पशुओं को चरने वाला जो क्षेत्र होता है उसी को चारागाह, चारागाह के लिए भी युद्ध करते थे ये लोग। और जो गायों के लिए युद्ध करते थे उसको गविष्टि कहा जाता है। गायों के लिए युद्ध करते थे वो गविष्टि, यानी मुख्य रूप से राजा का कार्य सिर्फ युद्ध करना ही था और बाकी समिति देख लेती थी कि क्या क्या समस्या है, आसपास के आंतरिक समस्या से समिति निपट लेती थी। राजा का बस कार्य ये होता था कि आप जाइए युद्ध लड़िए और युद्ध कीजिए। किसके लिए? गायों के लिए और गाय के लिए और मतलब पशुओं के लिए, और जो चारागाह के लिए युद्ध होता था। साथ में पानी के लिए भी युद्ध हो जाता था। अब धीरे धीरे ये लोग कृषक बनने लगे थे ना, तो नदियों का पानी किसके तरफ जाएगा इसके लिए भी युद्ध हो जाता था, क्योंकि कोई बाहरी कोई था, बड़ा सा कोई संस्था तो था नहीं जो पानियों को बंटवारा करे, कुछ पानी आप ले लीजिए, कुछ पानी आप, नहीं। ये नदियों के लिए भी युद्ध हो जाता, ध्यान रखिएगा। अब क्या था, एक और बात समझिए, शुरू में समझना था कि ये हम बोले थे कि आर्य दूसरे देश से आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। तो आर्यों का 5 जो कबीला था, आर्यों का जो 5 कबीला था वो भारत में, आर्यों के 5 कबीला की एंट्री हुआ था, ध्यान रखिएगा। आर्यों का जो 5 कबीला था वो भारत में एंट्री किया था एक एक करके। 5 गो कबीला मध्य एशिया से चला था, एक एक करके भारत में एंट्री किया था। 5 कबीला का नाम, पहला का नाम अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, यदु। ये 5 कबीला जो भारत में एंट्री किए थे एक एक करके, ध्यान रखिएगा। भारत के और अलग अलग क्षेत्र में बस गए थे और यही कबीला के कई भागों में, ये कबीला कई भागों में बट गया और धीरे धीरे छोटे छोटे गांव के रूप में ये लोग हो गए। छोटे छोटे गांव के रूप में कुछ लोग यहाँ से निकल के एक अलग गांव बसा लिए, कुछ लोग यहाँ से निकल कर अलग गांव बसा लिया, ऐसे करके अलग अलग बसने लगे। अब बात करते हैं कि इनका थोड़ा सा और जीवन के बारे में बात कीजिए। युद्ध करते थे, राजा के तो बात थोड़ा हटा दीजिए। अब वहाँ के आम जनता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रहने वाले आम जनता की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या थे वो। आम जनता में क्या था कि मान लीजिए घर में संयुक्त परिवार में रहते थे, आपको ये भी पता है संयुक्त परिवार में, ये पहले भी बताए थे। संयुक्त परिवार में क्यों रहते थे? क्योंकि सबका आय समान था, तो इसीलिए संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार में कुल होता था, अभी भी कुल का नाम सुनते हैं ना, कुल, परिवार में कुल का नाम सुनते, तो 3 से लेकर 7 पीढ़ी तक लोगों को कुल कहा जाता था कि कुल के अंतर्गत, एक कुल के अंतर्गत आएंगे 3 पीढ़ी। अब पीढ़ी का मतलब एक दादा हो गए एक पीढ़ी, उसका लड़का हो गया मतलब पिता हो गए दूसरी पीढ़ी, उसका बच्चा हो गया तीसरी पीढ़ी। तो ऐसे करके पीढ़ी होता था, मतलब एक के बाद एक पीढ़ी हो गया। एक दादा अलग पीढ़ी हो गए, पिता अलग पीढ़ी हो गए, उसका बच्चा एक अलग पीढ़ी हो गया, मतलब सब अलग अलग पीढ़ी। तो ऐसे 1 से लेकर 7 पीढ़ी तक एक ही कुल के लोग माने जाते थे। जितने भी 7, मान लीजिए 3 से लेकर 7 पीढ़ी तक, यानी 7 पीढ़ी से जो भी आते चले आ रहे हैं सबको माना जाता है कि एक ही कुल के ये लोग हैं, यही कुल कहा जाता है। अभी भी कुल का नाम आप लोग सुनते होंगे। अब देखिए यज्ञ भी होने लगे थे, अब धीरे धीरे यज्ञ भी होने लगे थे, और यज्ञ मुख्य रूप से पुत्र प्राप्ति और गाय प्राप्ति के लिए, गाय ही सबसे बड़ी धन थी उस समय। गाय क्या थी? सबसे बड़ी धन, और गायों की हत्या नहीं की जा सकती थी, ध्यान रखिएगा। गायों की हत्या करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता था और भारी दंड का भी प्रावधान था। गायों की हत्या करना या गायों को नुकसान पहुंचाना, गायों को घायल करना, ये सब एक पाप माना जाता था उस समय, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इनके थोड़ा सा राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर लिए। समझ लीजिए गांव की स्थिति कैसी थी, सब क्या था। समिति सबसे ज्यादा पावरफुल थी, जब मर्जी तब राजा को हटा सकते हैं। मर्जी का मतलब समिति में समझदार लोग होते थे, ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए राजा को नहीं हटा देंगे, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं हटाएंगे। 15 से 20 लोग, मतलब अच्छे समूह था ये समिति, ध्यान रखिएगा। राजा कभी भी मनमानी कर ही नहीं सकते थे, तो एक स्वच्छ राजा का चुनाव यहाँ पर होता था। आगे बढ़ते हैं, इनके आर्थिक जीवन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आर्थिक का मतलब होता है कि जीवन किस पर निर्भर है। अभी लोगों का जीवन किस पर निर्भर है? किसान है तो उनका जीवन खेती पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है, जो व्यापारी है उनका व्यापार पर निर्भर है, जो मजदूर है उनकी मजदूरी पर निर्भर है, जो काम करने वाले कामगार है फैक्ट्री में काम पर उनका, जो शिल्पकार है शिल्पकार है उनका अपना शिल्प पर निर्भर है, जो पेंटिंग बनाने वाले हैं, जो पेंटर है उसकी पेंटिंग पर निर्भर है। मतलब अलग अलग करके जो काम करते हैं उनका आर्थिक जीवन उस पर निर्भर रहता है। तो इनका मुख्य पेशा क्या था? और थोड़ा आर्थिक जीवन में थोड़ा इनका मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था, ये भी आपको पता है। और ये रहते कहाँ थे? पहाड़ों के नजदीक वाले क्षेत्र में अधिकतर ये रहते थे, पहाड़ों के नजदीक वाले क्षेत्र में। और नदी, वहां पर क्या होनी चाहिए? नदी। पहाड़ों के नजदीक वाले क्षेत्र जहाँ पर नदी और मैदानी भाग भी वहां पर रहता है, तो मैदानी भागों में अपना पशु चरा लेते थे, नदी से पानी को इनको मिल जाता था, मतलब यहीं पर। और झोपड़ी नुमा ये घर बनाकर रहते थे। झोपड़ी नुमा ये घर बनाकर एकदम अच्छा से, झोपड़ी नुमा मतलब झोपड़ी ही था। देखिए गांव में अक्सर पहले तो झोपड़ी हुआ करता था, अब तो गांव भी बहुत विकसित हो गए हैं। अब बहुत कम ही गांव में झोपड़ी देखने के लिए मिलता है, लेकिन मिलता है, लेकिन बहुत कम ही मिलता है।
तो ये लोग झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहते थे। और देखिए सभी लोग लगभग बराबर ही रहते थे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर था या बहुत ज़्यादा गरीब था, ऐसा कोई बात नहीं था। सब जब झोपड़ी में ही रह रहे तो कौन गरीब कौन अमीर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पालतू पशु गाय, बकरी, भेड़, घोड़ा और भी बहुत सारे पालतू पशु थे, लेकिन मुख्य रूप से गाय को सबसे ज़्यादा इनको मान सम्मान दिया जाता था। और ये घोड़ा का उपयोग युद्ध करने के लिए होता था। अभी से कुछ समय पहले, अभी तो गाड़ियों का, हवाई जहाज का युद्ध, ये लड़ाकू विमानों का युद्ध में किसका प्रयोग हो रहा है? टैंकों का प्रयोग होने लगा है, या गाड़ियों का प्रयोग होने लगा है, हवाई जहाज का प्रयोग होने लगा है। सैनिकों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग होना, बहुत ताकतवर हेलीकॉप्टर आ गया है। उसके बाद ये लड़ाकू विमान, मिसाइल का प्रयोग होने लगा है। लेकिन उस समय किस चीज का प्रयोग होता था? उस समय घोड़ा का मुख्य रूप से प्रयोग होता था युद्ध में। घोड़ा रथ बनाए जाते थे, तो वही घोड़ा का प्रयोग होता था युद्ध करने में। और सबसे ज्यादा मतलब घोड़ा का ही इनका प्रयोग होता था। और एक बात थोड़ा समझ लेते हैं, इनके आर्थिक जीवन में ही समझ लेते हैं। ये कौन कौन से धातु का, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ये सब का उपयोग करते थे ये लोग अपने आभूषण के लिए या हथियार के लिए उपयोग करे। तांबा का कुछ भी हथियार बनाना हो, कांसा का हथियार बनाना, ये सबका उपयोग करते। साथ में अभी ये विवाद का विषय है कि ये लोग अभी इस बात में विवाद ही है कि ये लोग लोहा का उपयोग करते थे कि नहीं करते थे। इस बात में विवाद है कि लोहा का उपयोग कुछ लोग करते थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं करते थे। साथ में ही इसी राजनीतिक की स्थिति में एक दशराग युद्ध का वर्णन मिला है। दशराग युद्ध समझते हैं? 10 राजाओं का युद्ध। एक तरफ से 10 राजा थे, एक तरफ से एक राजा थे। और 10 राजा ऐसे थे कि मान लीजिए 1 राजा, 2 राजा, 3 राजा, 4 राजा, 10 राजा का शक्ति समान था। और एक तरफ सिर्फ एक राजा थे, लेकिन वही एक राजा जीते इन 10 राजाओं से। वही दशराग युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। अब दशराग युद्ध में एक राजा जो एक तरफ से थे और बाकी 10 राजा एक तरफ से थे। वो रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर भी ये एक राजा का रणनीति इतना ताकतवर था, सेना सबकी मतलब इस 10 राजा की जो सेना थी ये बहुत ताकतवर थी, लेकिन इस राजा का रणनीति इतना अच्छा था कि ये युद्ध जीत गया एक राजा। अगर दशराग युद्ध के बारे में पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के अंत में हम उस दशराग युद्ध के बारे में हम बहुत अच्छा समझाए हैं। इसी वीडियो के अंत में हम उसको क्या कर देंगे, अंत में जैसे ही वीडियो खत्म होगा अंतिम में उसको लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। अंतिम में उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। या हाँ, अंतिम में लिंक ही दे देंगे, आप देख लीजिएगा उसको, दशराग युद्ध के बारे में। अब चलिए धार्मिक जीवन इनका धार्मिक जीवन थोड़ा समझ लेते हैं। धार्मिक जीवन कैसा था, धर्म के बारे में इनका क्या विचार था, क्या राय था। देखिए ये लोग मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर थे। यज्ञ भी करवाते थे। क्यों करवाते थे यज्ञ करवाते थे? पुत्र प्राप्ति के लिए और गाय के लिए यज्ञ करवाते थे। अब कृषि में भी इनका था कि कृषि मुख्य रूप से निर्भर किस पर थे? वर्षा पर निर्भर थे, नदियों पर निर्भर थे। ऐसा तो कोई था नहीं कि वर्षा नदी नहीं होगा तो ये कृषि कर लेंगे। तो इनका जीवन, धार्मिक जीवन में ये मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा करने लगे थे। प्रकृति कैसे? वर्षा की पूजा करने लगे थे, यानी कि आकाश के देवता की पूजा, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी की देवता की पूजा करने लगे थे। क्योंकि वो समझते थे कि इनकी पूजा करने से हमको क्या होगा, इनसे प्राप्ति मिलेगी, इनसे आशीर्वाद मिलेगा। यही समझते थे ये लोग। पूजा करते थे उनकी, किनकी? आकाश की देवता की पूजा करते थे, अंतरिक्ष की देवता, पृथ्वी। अभी भी इनको सबकी पूजा की ही जाती है। सूर्य को पूजा किया जाता है, विष्णु, वरुण, इंद्र की पूजा किया जाता है, अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सबके तो पूजा किया ही जाता है, अभी भी किया जाता है। ऐसे थोड़े बात है कि उसी समय किया जाता। तो ये परंपरा उसी समय से शुरुआत हो गई। वो लोग अपने भौतिक सुखों के लिए, जैसे कृषि के लिए पूजा करते थे। मतलब समय पर वर्षा हो, इसके लिए फसल अच्छी हो, पुत्र प्राप्ति हो, गाय की प्राप्ति हो, ये सब के लिए वो लोग पूजा करते। अभी भी वर्षा के लिए पूजा की ही जाती है, या फसल अच्छी हो इसके लिए पूजा की जाती है। तो ये सब अलग अलग अभी भी वो परंपरा चल ही रहा है। ऐसा थोड़े बात है कि नहीं चल रहा। तो आकाश के देवता में मुख्य रूप से सूर्य, वरुण, विष्णु और भी बहुत सारे देवताओं की ये लोग पूजा करते थे। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र व वायु, प्रजापति की पूजा करते थे। पृथ्वी के देवता में अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, ये सबकी पूजा करते थे। साथ में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है ये ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा। तो ये लोग की धार्मिक जीवन ऐसी थी, ये धर्म के प्रति ठीक ठाक थे। और यहाँ पर कोई बड़ा सा इस समय में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला हुआ कि कोई बड़ा सा मंदिर हो या कुछ भी हो। आप एक और बात समझिए ना, हम बोल नहीं रहे हैं कि ऋग्वेद का कुछ भी पूरा तात्विक स्रोत मिला ही नहीं है ज़्यादा। क्या मिला हुआ है? सिर्फ एक ऋग्वेद ही है जो हम लोगों को ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलता है। आप कहेंगे ऋग्वेद कैसे बच गया? बचा नहीं। देखिए क्या था, ऋग्वेद की जब रचना हुई ना तो ऋग्वेद लिखा नहीं गया था।
ऋषि द्वारा रचना हुई, वो अपने जो भी शिष्य थे उनको सुनाए। अब उनके जो शिष्य हैं वो रट रट कर याद कर लिए और वो अपने अपने आगे आने वाले शिष्यों को फिर सुनाए, फिर अगली पीढ़ी को सुनाए, फिर अगली पीढ़ी को सुनाए, अगली पीढ़ी को सुनाए, ऐसे ही करके आगे ये बढ़ता रहा। ध्यान रखिएगा। तो क्या ये नष्ट हो सकता था? नहीं नष्ट होगा। देखिए अगर मान लीजिए कुछ लिख कर यहाँ पर रखा जाए तो बारिश या कुछ भी ऐसे करके नष्ट हो सकता था, लेकिन एक पीढ़ी जब दूसरी पीढ़ी को सुना रहा है, वो पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुना रहा है, तो इसमें नष्ट होने की संभावना ही नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो यही था कि ऋग्वेद शुरू में शुरू में ऋग्वेद जो थे वो बोल बोल कर याद करते, तो आगे पहुंचता जाता था, अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी ऐसे कर करके पहुंचता जाता था। अगर मान लीजिए कुछ लोग यहाँ से ऋग्वेद सुन लिए, तो अगर यहाँ पर भी आएंगे तो उनको याद रहेगा ऋग्वेद ना। ये जरूरी थोड़ा है ढोकर लेकर आना जरूरी है, नहीं, ये बस याद था कि अगली पीढ़ी को सुनाई, वो अगली पीढ़ी को सुनाए। बाद में ऋग्वेद को लिखित बनाया गया, लिखा गया बाद में। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि ऋग वैदिक काल के बारे में। इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि किसने कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे? पहला क्वेश्चन किसने कहा था आर्य मध्य एशिया से आए थे? दूसरा क्वेश्चन ईरानी भाषा का कौन सा ग्रंथ है जिससे ऋग्वेद की कुछ बातें मिलती जुलती है? दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा, जब आर्य शुरू में आए थे तो वो किस क्षेत्र में रह रहे थे? आर्य जो शुरू में आए थे वो कौन से क्षेत्र में आर्य जो है वो रह रहे थे? चौथा क्वेश्चन, आर्य जो थे उनका शुरुआती जो कार्य था, शुरुआती पेशा था वो क्या था, वो शुरुआत में क्या करते थे? तो ये 4 क्वेश्चन हुआ। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।